याद आते हैं उफ गुनाह क्या क्या मोहसिन। एक मोहब्बत कर ली, दूसरा तुमसे कर ली। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज़ में अलीशा अंसारी का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल इश्क़ मुतशक्करम। आज इस नॉवल की लास्ट एपिसोड पेश की जा रही है। उम्मीद करती हूँ आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आया होगा। अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करिएगा। मेरे साथ कनेक्टेड रहने का बहुत शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें और अच्छी अच्छी तहरीरें सुनते रहें। चलें स्टार्ट करते हैं इश्क़ मुतशक्करम। ओह याद आया, नॉवल स्टार्ट करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दें, लाइक का बटन प्रेस करें और इसे शेयर करना भी मत भूलें। नीचे दिए गए बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सकें। चलें स्टार्ट करते हैं इश्क़ मुतशक्करम, ऑडियो बाय रज़िया सुल्ताना। नया सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका था। रुमाइजा जामिया से वापस आकर कुछ घंटे सो गई। 5 बजे उसकी आंख खुली। असर पढ़ के उसने स्टडी टेबल की तरफ रुख किया। कमरे की ग्लास वॉल के साथ उसने स्टडी टेबल सेट करवाई थी और उसी दीवार के दरमियान में एलसीडी के ऊपर कुछ फासले पे 2 पेंटिंग्स लटका दी थी। एक रुमाइजा की और दूसरी वो जो रुमाइजा ने मीरान की खुद अपने हाथों से बनाई थी। उसे मुकम्मल करके फ्रेम करवा के उसने दीवार पे लगा दिया था। बाकी कमरे में इतनी तब्दीली करने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई थी। सब कुछ पहले से ही बाखूबी सेट था। तकरीबन 1 घंटे बैठ के उसने असाइनमेंट बनाया था, फिर नोट्स बंद करके दुपट्टा उठाकर कमरे से बाहर निकल गई। ऊपर पिलर के पास जाकर उसने नीचे हॉल में झांका। मीरान वहाँ मौजूद था पर अकेला नहीं। उसके कुछ मेहमान साथ बैठे थे। टेबल खाने के लवाजमात से भरी पड़ी थी। रुमाइजा ने बेजारी से मुंह बनाया और वहीं ठहर गई। उसके वहां खड़े रहने के आधे घंटे बाद मेहमान गए थे। मीरान सोफे से पुश्ते टकाए टांग पे टांग रखे फाइल्स बड़ी तोजी से पढ़ रहा था। रुमाइजा सोफे के पीछे से गला खनकार के उसके पास आई। मीरान ने सर उठाया। मैरून रंग के लॉन की कुर्ती शलवार उसने पहन रखी थी। रंग बिरंगी प्रिंटेड दुपट्टा दोनों शानों पर फैलाया हुआ था। बाल कंधे से थोड़े नीचे कमर छू रहे थे। मैं इन रोज रोज के मेहमानों से बहुत तंग हूँ। जब देखो कोई ना कोई आया होता है। बाल नजाकत से पीछे अड़स के मुंह बनाकर वो सोफे के दूसरे किनारे पर बैठ गई। मीरान ने फाइल्स रख दी। आदत डाल लो, फॉरेन मिनिस्टर थे वो, तुम आ जाती मिल लेती, वो संजीदगी से बोला। रुमाइजा ने होंठ कुचले। सुनो। हाँ, वो फाइल रख के जेब से मोबाइल निकाल चुका था। तुमने कहा था हनीमून ट्रिप पे जाएंगे मेरे सेमेस्टर शुरू होने से पहले। उसकी बात याद दिलाने लगी। तुम्हें पता तो है इलेक्शंस की वजह से कितना मसरूफ हूँ। बिल्कुल वक्त नहीं है कहीं बाहर जाने का। मीरान ने आराम से उसे अपनी मुश्किल बताई। रुमाइजा का चेहरा उतर गया था। उसकी बीवी होना आसान बात नहीं थी और वो 1 महीने में अच्छे से समझ गई थी। वो उससे मोहब्बत बेशक बहुत करता था पर अपनी जिम्मेदारियां उसकी वजह से पसे पुश्त नहीं डालता था और ये बात वो खुद भी समझती थी और उसकी ये आदत उसे पसंद भी थी। चलो ठीक है, वो मुझे आपसे एक बात करनी है। उसका अंदाज बदलते ही मीरान के कान खड़े हुए। फरीद को चाय बोल दो कमरे में ला दे, वही बात करते हैं। फाइल उठाकर उसे कहता वो कमरे की तरफ ऊपर बढ़ गया। रुमाइजा किचन में आई तो हलीमा भी और फरीद रात के खाने की तैयारी कर रहे थे। कुछ चाहिए बीबी सरकार? फरीद के पूछने पे रुमाइजा का दिल किया सर फ्रिज में मार दे। अपना नहीं उसका। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। पहले अपनी बीबी सरकार की आदत छुड़ाएं तब बात करूंगी, नखरे से कहकर उसने सॉस पैन उठाया। क्या हुआ, मूड क्यों खराब है मेरी बेटी का? हलीमा बी ने प्यार से पूछा। कुछ नहीं, बस मम्मी पापा याद आ रहे हैं, वो उदासी से बोलकर पैन में पानी डालकर चूल्हे पे रख चुकी थी। ये चाय छोटे साईं के लिए बना रही हो क्या? हलीमा बी के पूछने पे उसने सर हिलाया। पर अभी तो उन्होंने मेहमानों के साथ चाय पी है। फरीद फौरन बोला। पता नहीं फिर दोबारा किस लिए बनवाई है। अरे यार देखें, बातों के चक्रों में चीनी की जगह नमक डाल दिया मैंने। रुमाइजा ने सर पे हाथ मारा। सारा खराब मूड उड़न छू हो गया। कोई बात नहीं, आप यही चाहें साई को पिला दें, वो कसम से आपको कुछ नहीं कहेंगे। आप फरीद थोड़ी हैं जो गलती पे डांट खाता रहता है।
फरीद ने हंसी का गला घूंट कर कहा। रुमाइजा ने घूर के उसे देखा। हाय रे इसकी खुशफहमियाँ। हलीमा बी के करीब वो बुड़बुड़ा कर रह गई। फिर उसने पत्ती उठा के वो भी छिड़क दी। हलीमा बी ने उसकी हरकत आईब्रो उचका कर देखी। वैसे फरीद सही कह रहा है, आज तो हलीमा भी आपके साईं को यही चाय पिलाऊंगी और नाम फरीद का इस्तेमाल होगा, क्योंकि उन्होंने मुझे यही कहा कि फरीद को बोलो कि वो शरारती लहजे में सॉस पैन हिलाने लगी। फरीद ने बात उचक ली। बीबी सरकार, ये जुल्म तो ना करें, वो मुझे काट खाने को आएंगे। फरीद के खौफजदा लहजे को देखकर रुमाइजा हंस दी। वैसे आप लोग बहुत ही उनसे डरते हैं, वो कहते नहीं बस घूरते हैं और पता लग जाता है कि उनको ये बात पसंद नहीं आई। फरीद फौरन बोला था, तुम बातें कम करो, बरेजा का खाना तैयार हो गया तो जाओ शम्स को दे आओ। हलीमा बी ने उसे कहा। फरीद हंडिया में चम्मच चलाकर उनके खाने ही ट्रे सजाने लग गया था। क्या खुद चाय बनाने बैठ गई थी? उसके आते ही मेरान ने सिगरेट ऐश ट्रे में फेंक कर बालकनी का दरवाज़ा खोल दिया और बालकनी में चला आया। मेरे आने पे भी आप सिगरेट क्यों फेंक देते हैं? पीते रहा करें ये जहर, आंखें पटा पटा कर कहती। वो चाय का कप साइड टेबल पे रख के बाहर बालकनी में उसके पास चली आई। वो रेलिंग पर हाथ जमाए खड़ा था। उसकी बात सुनकर निचला लब काटा। तुमसे डर कर नहीं फेंकता ये सिगरेट, वो दू बदू बोला। रुमाइजा की मौजूदगी में उसने सिगरेट छोड़ दी थी। वो ख्याल रखता था उसकी वजह से रुमाइजा को तकलीफ ना हो और अब सिगरेट कम ही पीता था। रुमाइजा ने बस एक बार ही उसे टोका था और उसके बाद कभी नहीं। काश मेरे डर से हमेशा के लिए छोड़ दें, क्या बात होगी, कम अज कम मोहब्बत में ही छोड़ दें। पता नहीं ऐसा कौन सा मजा है जो इस सिगरेट से मिलता है, पीकर देख लो पता चल जाएगा। उसकी तरफ मुड़ के वो इत्मीनान से बोला। रुमाइजा ने भूमि उचका कर उसे देखा, फिर कमरे में गई और सिगरेट उठा कर ले आई। सही कह रहे हो, पीकर ही पता चलेगा। रुमाइजा ने डब्बी से एक सिगरेट उसके सामने निकालकर लाइटर से जला दी। पहले तो तहम्मुल से मेरान उसे देखता गया, जब उसने सुलगती हुई सिगरेट होंठों के करीब कर ली तो मेरान ने उसे छीन कर दूर फेंकी। दिमाग खराब है तुम्हारा, मरने का ज्यादा शौक है, पता है सांस का मसला है, फिर भी हरकतों से बात नहीं आती। मेरान के लहजे में सख्ती आ गई। उसका बाजू दबोचा, वो हंसी रोके खड़ी रही। आइंदा इस हरकत का सोचा भी तो अपने हाथों से मैं तुम्हारी जान लूंगा। हैं? अच्छा, कैसे लेंगे आप मेरी जान? वो बाज नहीं आई। रोम? उसके गुस्से से मुखातिब करने पे रुमाइजा का कहका छूट गया। तुम मेरी जान लो या ना लो, एक सिगरेट का कुछ लगाकर मैंने तुम्हारी जान ले लेनी है। होंठों पे रक्स करती मुस्कुराहट के साथ वो मैनी खेजी से बोली। ठेका ले रखा है ना तुमने मुझे परेशान करने का, मेरान खुफगी से बोला। उसके बाजू पे गिरफ्त नरम कर दी और उसे करीब किया। रुमाइजा ब्लश करने लगी। बताओ क्या बात करनी है, प्रॉमिस करो मेरी बात मानोगे। ऐसा कुछ नहीं हो रहा, पहले तुम बताओ फिर देखेंगे। जा, वो मुनमनाई। मेरान के दिल की रफ्तार उसके जा पुकारने पे भर गई। ये लफ्ज उसने हथियार के तौर पे संभाल कर रखा था। जब उसे बात मनवानी होती तो वो जा कहकर ही मुखातिब करती थी और मुकाबिल चारों शाने चित हो जाता था। मिसेस जा, मैं आपके किसी किस्म के झांसे में नहीं आने वाला। इस बार वो खबरदार था। बाबा जो पैसे छोड़ के गए हैं ना, रुमाइजा ने तमहीद बांधी। मेरान का माथा ठुनका। तो आपने कागजात भेजे थे अपार्टमेंट के, तो मैं सोच रही हूँ इन पैसों से अपार्टमेंट आपसे खरीद लूं। उसकी बात सुनकर मेरान सांस भरकर खारिज की। लब मिलाए ऊपर नीले आसमान को देखा, फिर निगाहें उसके चेहरे पे डाली। वो बिल्कुल संजीदा हो गया था। तुम्हें इसकी कीमत पता है क्या है? हाँ, 3-4 करोड़ थी, पर अब मैं इसे ज्यादा कीमत पर बेचूंगा। ओह, रुमाइजा ने होंठ गोल किए। 10 करोड़ से तो कम ही कीमत होगी ना, आम अंदाज में कहकर जैसे बात टाली। नहीं 15। व्हाट? वो झटका खाकर पीछे हुई। कितने मीन हो तुम, अपनी बीवी को इतना महंगा बेचोगे? इतनी तो उसकी कीमत बनती भी नहीं, कहाँ से लाऊंगी मैं मजीद 5 करोड़? वो सख्ते की कैफियत में गुस्सा करते हुए बोली। तो तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी बीवी को अपार्टमेंट बेचूंगा? सीरियसली? वो तंज करते बोला। अपने बड़े पापा से उसके पेपर्स लेकर आओ। बहुत टाल लिया ये मामला और फौरन उन पे साइन करो। वो अपार्टमेंट मैं तुम्हें तोहफे में दे रहा था, वो तुम्हारा ही है। बरहमी से लफ्जों पे जोर देकर कहा। रुमाइजा ने सर झुका लिया। तो फिर मैं इतने सारे पैसों का क्या करूं? वो झंझला कर बोली और रेलिंग पे हाथ जमा दिए। मेरान ने उसके इर्द गिर्द अपने बाजू रेलिंग पे रख दिए।
चैरिटी कर दो, वो साफ बोला। रुमाइजा ने गर्दन घुमाकर उसको देखा। इतने सारे पैसे? मरहुमीन की तरफ से जितना सदका खैरात किया जाए कम ही होता है, और तुम तो अपने बाबा के लिए करोगी। रुमाइजा उसके संजीदा चेहरे को देखती गई, उंगली के पूरे उसकी शेव पे फेरने लगी। वो मुबहम सा मुस्कुराया। इन पैसों से मस्जिद या मदरसा तामीर करवा देना चाहिए, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, वो खोए लहजे में बोली। मीरान ने आहिस्तगी से उसे खुद से लगा लिया। बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां मस्जिद मदरसे नहीं, तुम वहां इन पैसों से मस्जिद बनवा दो। मीरान को उसकी आवाज़ सीने के करीब से सुनाई दी। उसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई। ठीक है, जो आपका हुक्म। उसके सर पे उसने ठोरी ढका दी। वो खिलखला कर मुस्कुराई। मीरान ने उसकी हंसी खुद में समेटी। एक बात और पूछनी है। उसकी गर्दन पे फैले बालों पे मीरान ने हाथ फेरा। यूनिवर्सिटी 3 दिन के लिए नारायण कागान की ट्रिप पर लेकर जा रही है। आंखें भरी किए रुमाइजा ने सर उठाकर धीरे से बताया। और तुम्हें उनके साथ जाना है? मीरान ने बाग की तरफ निगाह डालकर कहा। हाँ, तो फिर चली जाऊं? वो पुरजोशी से बोली। मेरे साथ चलना, आपको फुर्सत ही कहाँ है? वो रूठ कर बोली और चोर निगाह उस पे डाली। वो काली शलवार कमीज में था। वो बहुत खूबसूरत था, या फिर उसका शोहर था, इसलिए खूबसूरती मजीद महसूस होने लगी थी। आयशे को भी मुराद भाई ने परमिशन दे दी, जबकि वो अभी घूम कर आई है। फिर भी अदा से कहते उसने मीरान को पसीजा। चलो ड्रामेबाजी बंद करो, वो हंसते हुए बोला। तो फिर चली जाऊँ ना? हाँ, इनकार भला क्यों करूँगा, बस ख्याल से जाना और एहतियात करना। मीरान, थैंक यू किडनैपर, आई लव यू सो मच। खुशी से हंसते हुए उसने मीरान के जेल से सेट किए सारे बाल बगाड़ दिए। वो हंस के रह गया। सारी चाय ठंडी हो गई। कमरे में आते हुए उसने कहा और कप की तरफ भरा। रुमाइजा खामोशी से लब दबाए हंसी रोके बालकनी में खड़े उसे देखती रही। मीरान ने कप उठाकर मुंह के करीब किया तो वो हाथ पीछे बांधकर पास चली आई। मीरान ने घूंट भरा। उसकी आंखें हैरत से फैल गई। घूंट अंदर उतारना दोपहर हो गया था। क्या है ये? वो हैरत और गुस्से से बोला। नमकीन चाय, कैसी लगी? वो हंस कर कहती हुई ड्रेसिंग की तरफ भागी। मैं बताता हूँ कैसी लगी। हिसाब बराबर करने के लिए मीरान उसके पीछे ही उठकर उसकी जानिब लपका। फिर एक साथ दोनों के खिलखिलाने की आवाजें, प्यार का नगमा, कहकों की आवाज ड्रेसिंग रूम से कमरे में आने लगी। 4 साल बाद सुल्तान बेड की चादर पानी से नहाई देखकर आयशे चीख उठी कि दरो दीवार भी दहल गए। पूरे कमरे में नन्हे फितने को उसने तलाशा। जब तलाश के बाद भी वो ना मिला तो कमरे से बाहर निकली। मिनी भालू, भागो मत। 2.5 साला सुल्तान और ओल जलोल सी हालत में मुंतहा के पीछे लॉन में भागते हुए चला आ रहा था। मामी प्लीज मुझे बचाएं, सुल्तान मुझ पे मिट्टी डाल रहा है। आयशे को तन फन लॉन में आते हुए देखकर मुंतहा फौरन उसके पैरों से जा चिमटी। आयशे ने उसे थपका। सुल्तान, मैंने ठंडे पानी से नहला देना है, अगर आपकी शरारतें कम ना हुई तो। मुंतहा को एक तरफ करके आयशे दुपट्टा कमर पे कस के उसके पास आई, जो मासूम बना मुजरमों की तरह खड़ा था। नैन नकोश सब उसके अपने बाप मुराद पे गए थे। आयशे को तो कहीं से वो अपना बेटा नहीं लगता था। मम्मी, ये झूठ बोल रही है, झूठी कहीं की। सुल्तान ने उंगली उठाकर मुंतहा की तरफ इशारा करते अपनी सफाई में कहा। मम्मी देखिए, ये मुझे आपकी नहीं बोल रहा। मुंतहा फौरन शिकायत करने पे हुश, स्टे अवे फ्रॉम माय मॉम। मुंतहा को धक्का कर सुल्तान ने उसे दूर झटका। आयशे की आंखें फट गई। सुल्तान बेटे, नो, से सॉरी टू हर। मुंतहा आपसे बड़ी हैं, बाबा को पता चला आपने मुंतहा से बदतमीजी की है तो खफा होंगे। आयशे ने प्यार से उसे समझाने की काविश की। वो हंसने लगा। आयशे को उसकी हंसी खटकी। ओ, और वो बिल्कुल सहमी चौंकी थी। लम्हे में सुल्तान ने मुट्ठी में कैद मिट्टी ऊपर उछाली, जो उसके साथ आयशे के सर पे भी गिरी। आयशे ने दांत पीस के उसे छोटे अजाब को देखा। कुछ तो अपने नाम का ख्याल करो, इतना भारी नाम मेरे बेटे का रख दिया है, दिमाग पे असर तो होना ही है ना। वो गुस्सा करती उसके कान खींच कर बोली। मेरा नाम तो बड्डी ने रखा है, इनसे आपकी शिकायत लगाऊंगा। मीरान का हवाला देते हुए वो धमका कर बोला। अंदर चलो, बताती हूँ तुम्हें। सब मट्टी मट्टी कर दिया। इतनी मट्टी से क्या मोहब्बत है? आयशा का गुस्सा थमने को नहीं आया। उसकी मट्टी में अटे कपड़े झाड़ के वो खड़ी हुई। मम्मी, इट्स सो स्वीट लाइक चॉकलेट। वो हाथ चाट कर बोला। मम्मी, ये मट्टी खाता है।
मुंतहा चलाई। आयशे ने सर थाम लिया। सुल्तान, कहाँ से इतनी गंदी हरकतें सीख ली हैं? बेटा, मट्टी नहीं खाते, ये चॉकलेट नहीं जो चाट चाट कर आप खाते हो। आयशे तंग आकर रो देने को थी। सुल्तान ने उसे परेशान देखा तो पैरों से लिपट गया। सॉरी मम्मी, हमें दावत पे जाना है, चले ना, तैयार होते हैं। मैं बिल्कुल तंग नहीं करूंगा, वो प्यार से बोला तो आयशे की ममता जाग गई। फिर उसकी हरकत याद आते ही जज्बात अंदर दफन हो गए। तो यार तो मैं करूंगी, पर इससे पहले ठंडे पानी से नहलाऊंगी, यही आपकी सजा है। कमरे की क्या हालत करके आए हो? कल गिलास तोड़ा, आज गन से पूरा बेड गीला कर दिया और मिट्टी भी खाने लगे हो। बहुत शरारतें बढ़ गई हैं। आप बाबा की बजाय मैं बड़ी से बात करूंगी, वही आपसे निपट लेंगे। आयशे उसे खूब धमकाने लगी। सुल्तान की हवा खुश्क हो गई। क्या हुआ? क्यों मेरे शेर पे गुस्सा कर रही हो? मुराद अरबाज के साथ गाड़ी से उतर के लॉन में आया। दादा को देखकर सुल्तान उनसे लिपट गया। दादू, मम्मी डांट रही हैं, कह रही हैं ठंडे पानी से नहलाऊंगी। बिना तोतलेपन के उसने आयशे की दुरुस्त शिकायत की। अरबाज हंसने लगे। मुंतहा मामू के साथ लग कर खड़ी हो गई। मुराद उसके बाल हाथ फेरने लगा। डैड, ये बहुत शरारती हो गया है, मेरे संभालने पे भी नहीं संभलता। आयशे ने सुल्तान को घूर के कहा। वो रोने की एक्टिंग करने का लगा। आयशे का मुंह खुल गया। मुराद ने सुल्तान को गोद में उठा लिया। ये शेर नहीं, चूजा है जो मिट्टी खाता है। आयशे ने भी फट दीनी उसकी पोल खोल दी। सुल्तान ने जुबान दांतों तले दबाई। मुंतहा हंसने लगी। उसके स्कूल की 2 दिन की छुट्टी थी तो वो सुबह ही मोहिब के साथ आई थी। वो उसे यहीं छोड़ के चला गया था। सुल्तान की पैदाइश के बाद दमीर हाउस में मजीद रौनकें बहाल हो गई थी। सुल्तान कोई आम बच्चा नहीं था। वो सबके एहसासात समझता था, सबकी सुनता था, पर करनी अपनी। मुराद तो कहता था वो बिल्कुल मेहरान पे गया है और आयशे इस बात पे एग्री करती थी। बस मेहरान कभी इतना शरारती नहीं रहा था और सुल्तान ने सारी हदें मुका दी थी। आयशे सारा दिन उसमें लगी रहती। सुल्तान के बाद उसे दिन गुजरने का पता नहीं चलता था। उल्टी सीधी हरकतें करके वो खूब आयशे को इंटरटेन करता था। सुल्तान, मिट्टी में बहुत जर्म्स होते हैं, ये कोई खाने की चीज है जो आप खाते हो? बीमार पड़ गए तो डॉक्टर इंजेक्शन लगाएगा। मुराद ने उसके गाल चूम कर कहा। ओथे बाबा, आइंदा नहीं खाऊंगा। हा हा हा। सुल्तान की मीठी मीठी बातें हंसने पे मजबूर कर देती थी। आयशे भी मुराद के साथ मुस्कुराने लगी। वो मुराद की गोद से उतर के दादा जान के साथ मुंतहा को मुंह चढ़ा के अंदर भाग गया। आयशे उसकी हरकत पे हंस दी। मेरा एक बेटा तुमसे नहीं संभलता, हैरत है। मुराद उसके गिर्द घेरा तंग करके बोला। जरा जाके कमरे का दीदार तो करें, पता चलेगा इस अफलातून को संभालना कितना मुश्किल है। जरा सी नजर हटाऊं तो ये काम भार देता है। जब से इसे चलने आया है उसने मुझे चला चला कर हलकान कर दिया है। बहुत थक गई हूं मैं मुराद। कमर में दर्द की बदौलत उसने कमर पे हाथ रखा। मुराद दिलचस्पी से सुनता गया। कोई बात नहीं, बड़ा होगा तो सीधा सुधर जाएगा। अब जल्दी से तैयार होकर कहीं देर ना हो जाए। तेजी में उसका माथा चूमकर वो आगे बढ़ गया। आयशा ने उसकी पुश्त घूरी और पीछे लपकी। वो दोपहर में जल्दी ड्यूटी से फारिग होकर आया था। उसकी वर्दी पे स्टार्स अब मजीद भर गए थे। इन 4 सालों में उसने कई माफियाज को बेनकाब किया था और मुजरिमों को सजा दिलवाई थी। सुल्तान के आने के बाद वो दोनों मुकम्मल फैमिली हो चुके थे। खुश थे, बेहद मुतमिन थे। मुराद ड्यूटी पे सारा दिन रहा करता था और पीछे आयशा सुल्तान में मसरूफ रहा करती थी। उसकी स्टडीज मुकम्मल होते ही सुल्तान की पैदाइश की खुशखबरी दमीर फैमिली को मौसूल हुई। वो दादा और दादी की आंखों का तारा था। सज्जल और नेमल बेहद उससे प्यार लुटाती थी। वो था ही इतना प्यारा, गोल मटोल, बड़ी आंखों और सुर्ख होंठों वाला। सड़क पे चलते लोग रुक कर उसे प्यार करने लग जाते थे। कभी कोई उसे मुफ्त में चीज दिला देता तो कभी वो पड़ोसियों के घर पाया जाता। सुल्तान दमीर चलती फिरती एक फिल्म था। नेमल और दाइम रुखसती के बाद अब्रॉड शिफ्ट हो गए थे। 6 माह पाकिस्तान में और 6 माह यूरोप में उनके गुजरते थे। फिलहाल वो खुशहाल यूरोप में दाइम के साथ थी। कुछ दिनों के बाद 6 माह के लिए उसकी वापसी करीब थी। सुना है मेरे दिल पे तेरा कहीं ना कहीं नाम लिखा है। पिछले आधे घंटे से मेहरान के इंतजार में वो तैयार हो चुकी थी।
वो हमेशा से देर कर देता था। अपने कामों में वो वक्त का पाबंद था, पर जब बात किसी दावत या पार्टी की आती तो मेहरान को देर हो जाती और वो कोई लंबा चौड़ा बहाना पेश करने की बजाय उसे सच बताकर मना लिया करता था। इन पिछले 4 सालों में रुमाइजा की जिंदगी मेहरान के साथ मजीद खूबसूरत हो गई थी। वो अपने तमाम दुख भुला चुकी थी, जैसे वो हादसात जिंदगी में पेश आए ही ना हों, और शुक्र करती थी कि सफीर से शादी नहीं हुई, क्योंकि वो उसके साथ कभी खुश नहीं रह पाती। ये सब तो पुरानी बातें थी। वो तो मेहरान के इश्क में बहुत आगे निकल आई थी। अगर मेहरान जुनून था तो वो इंतहा थी। उसे बिल्कुल नहीं पसंद था कोई मेहरान को गलत निगाह से देखे, पर बेचारी को सब्र का घूंट पी कर रखना पड़ता था। वो लोग जहाँ जाते लड़कियां मेहरान की दीवानी बनी तस्वीरें लेने चली आती थी। कमरा एसी की ठंडक से चल रहा था। लाल साड़ी पहने बूढ़े बालों को एक कंधे पे आगे की तरफ डाले ड्रेसिंग के आईने के सामने वो गुनगुनाती हुई चूड़ियां पहन रही थी। मेहरान ने लोग घुमाया और आहिस्ता से अंदर दाखिल हुआ। जा, इतनी देर कोई करता है? आप हमेशा लेट आते हैं। चूड़ियां छोड़ के वो उसकी आमद की खुशबू पे पलट कर बोली। एकदम मेहरान उसके कील कांटों से लेस तैयारी को देखकर ठिठक गया। सुर्ख साड़ी में वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसकी मजीद शिकवा करने से पहले मेहरान ने आगे भर के गुलाबों का बुके उसके सामने कर दिया। सॉरी। रुमाइजा ने बुके तवक्कुफ से लेकर थाम लिया। गुलाबों की खुशबू अंदर उतार के मुस्कुराई। मेहरान ने उसके कंधे पे ढले बाल पीछे कर दिए। वो ज्यादा देर रुमाइजा को रूठने नहीं देता था। उसे मनाने के हर बार नए से नए तरीके उसके पास होते थे। एक निगाह रुमाइजा के नोखेज सरापे पे निगाह डालकर वो आगे बढ़ा और ड्रेसिंग से सुर्ख कांच की चूड़ियां उठाकर उसकी कलाई थाम के उसे पहनाने लगा। वो बुके एक तरफ रख के उसके करीब आ गई। किसने कहा है तुम्हें इतना हसीन लगने को? टू हैव एनी आइडिया हाउ मच यू आर लुकिंग गॉर्जियस? चूड़ियां पहनाते हुए वो पुरतपश सा हंसा। रुमाइजा के होंठों पे ना से मुस्कुराहट फैल गई। रुमा ने चूड़ियां उसके कान के पास लेकर खनकाई। मैं तो शुरू से ऐसी हूँ, कैसी लग रही हूँ? बाएं हाथ से साड़ी का पल्लू दुरुस्त करते हुए आईने में अपने अक्स पर निगाह डालते हुए पूछा। कुर्बान, वो धीमे से बोला। रुमाइजा की निगाह शीशे के पार से बेड क्राउन के ऊपर दीवार में नस्ब फ्रेम्स पे गई। 1 इंच के बॉर्डर वाले 4 से 5 फ्रेम दीवार में नस्ब थे, जिनमें निकाह की मेहरान के साथ उसकी तस्वीर थी। एक तस्वीर जब वो मेहरान के साथ हुंजा गई, वहाँ के सकाफती कढ़ाई वाले लिबास के साथ उसने चूड़ियाँ, माथा पट्टी और टोपी पहनकर किसी दुकान के आगे खड़े तस्वीर खिंचवाई थी। सूरज की रोशनी में उसका रंग खूब खिल रहा था। भूरी आंखों की चमक तस्वीर में वाज़िया थी। सुर्ख नाबी लब खिलखिला रहे थे। एक तस्वीर में मेहरान रुमाइजा के पेंटिंग स्टैंड्स के पास खड़ा उसे पेंटिंग करते हुए देख रहा था। एक तस्वीर में रुमाइजा फॉक्सी शेर के बच्चे से डरते हुए मेहरान के पीछे छुपी हुई थी, और एक तस्वीर में वो दोनों नजदीक खड़े थे। मेहरान हिसाब आदत नक्शा सा तैयार सफेद कुर्ते पे काली चादर डाले हुए था, और रुमाइजा ने लाल कमीज शलवार के साथ सर पे दुपट्टा लिया हुआ था, और दोनों के इर्द गिर्द किसी स्कूल के बच्चे खड़े थे। चूड़ियां पहनाकर वो उसकी अंगूठी पे उंगली फेरता पीछे हुआ। रुमाइजा तस्वीरों के ख्यालात की जद से बाहर निकली। सफीर भाई का गिफ्ट। ड्रेसिंग के किनारे के हाथ रख के उसने पूछा। मेहरान ने जेब से एक शीशे का बॉक्स निकालकर उसकी जानिब बढ़ाया। रूमा ने आहिस्ता से खिलते लबों के साथ बॉक्स खोलकर सोने का सिक्का हाथ में ले लिया, जिसमें सफीर नाम लिखा था। शुक्र ले आए, मुझे लगा भूल ही न गए हों। सिक्का वापस रख के बॉक्स बंद करके उसने टेबल पे रख दिया। वो जाने लगी तो मेहरान ने उसे अपने करीब किया। रुमाइजा ने सवालिया नजरों से उसे देखा। बहुत खूबसूरत लग रही हो, कहीं मेरी नजर न लग जाए, आंच देते लहजे में कहकर वो पीछे हटा। रुमाइजा का कहका बुलंद हुआ। ये जुमला रोज सुनने की आदत हो गई है। मेहरान साहिब कोई नई बात करे। आईने में खुद को आखिरी टच अप देते उसने कहा, और लिपस्टिक का शेड मजीद गहरा कर लिया। खूबसूरती को खराज तहसीन देना फर्ज है। सरशारी से उसके गाल से उंगलियां मस करके उसने कहा तो वो गहरा मुस्कुराई। इश्क मुतशक्करम, ममनून हूँ मैं तुम्हारे इश्क की। आंखें उसकी आंखों में गाड़ के वो बोली, और वापसी पल्लू ठीक करने लगी। मेहरान फुर्सत से उसे देखता रहा। ये उसकी मोहब्बत थी जो वो उसके निकाह में आकर उसे नसीब हुई थी। अपनी मोहब्बत की मंजिल निकाह का सफर वो 4 साल पहले ही काट चुका था।
और इस सफर को इन दोनों ने साथ में मजीद खूबसूरत बना दिया था। अच्छा अब जाओ, जल्दी से तैयार हो, हम लेट हो रहे हैं। अनोश बहुत गुस्सा करेगी अगर देर की तो, रुमाइजा उसे वॉशरूम का दरवाजा दिखाते हुए बोली। मेरान सर पे हाथ फेरता तैयार होने चला गया। 10 मिनट बाद वो काले कुर्ते शलवार में तैयार हुए गीले बालों के साथ बाहर निकला था। रुमाइजा पैरों में हील्स डालकर सोफे पे दराज मोबाइल में मशगूल थी। मोबाइल रख के फौरन उसके पास आई, मोबाइल सेट कर रहा था। रुमाइजा उसका दायां हाथ थाम कर आस्तीन के कफलिंग्स बंद करने लगी, फिर कुछ सोचकर उन्हें खोलकर कोहनियों तक फोल्ड कर दिया। मेरान उसकी कार्रवाई खामोशी से आईने में से देख रहा था। फिर वो घूमकर उसके बाएं तरफ आई और उसका हाथ बालों में चलता रोक के कप फोल्ड कर दिए। मेरान ने हेयर ब्रश दूसरे हाथ में पकड़ के बाल सेट कर लिए और खुद पे परफ्यूम छिड़का। चलो बस हो गए तैयार, अब चलो। उसकी चादर बेड पे से उठाकर उसके गले में डालकर बोली। आजकल मौसम ठंडा हो चुका था, सर्दियों की इब्तिदा थी। सब्र तो करो, क्या नंगे पैर जाऊंगा? उसकी जल्दबाजी देखकर वो सोफे के करीब रखे जूते उठाकर बेड के पास लाया और वहीं टिक कर पहनने लगा। रुमाइजा से मजीद सब्र नहीं हो रहा था। वो बार बार घड़ी में बजे 5 देख रही थी। आयशे ने मैसेज किया, वो लोग वहां पहुंच गए। उसके बाद से उसकी बेताबी मजीद बढ़ गई। दरवाजे पे दस्तक हुई। मेरान ने जूते पहनकर दरवाजा खोला। बख्तो खड़ी थी। छोटे साईं, नीचे मेहमान आपसे मिलने आए हैं, बख्तो ने अंदर झांक कर कहा। मेरान ने लब दबाकर रूमा को देखा जो सांस रोके उसे नफी में सर हिलाते देख रही थी। बख्तो, उनको बोलो साईं मसरूफ हैं, नहीं मिल सकते, उसे घूर के बोली। बख्तो ने हुक्म के ताबे सर हिलाया और अपनी खूबसूरत सी बीबी सरकार की बुलाएं ली। कोई जरूरत नहीं, तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ, हुक्म दिली से कहकर मेरान ने दरवाजा बंद कर दिया। पलट कर रूमा को देखा जो गुस्से से लाल होकर बेड पे बैठ गई। डोंट मेरान, जा, डोंट, जाओ तुम मेहमानों के पास, मुझे तो आदत हो गई है इस सब की, दांत पीस कर कहती वो टीवी खोलकर बेड ग्राउंड से टेक लगा कर बैठ गई। मेरान ने सांस भरी, फिर बाहर चला गया। वो बंद दरवाजा घूर के रह गई। गुस्से में तकिया उठा के बेड पे ही फेंका। लाल नील पॉलिश से रंगीन नाखून मैट्रेस पे जमा दिए। तकरीबन 1.5 घंटा मेरान को वापस आने में लगा। 6:30 हो रहे थे और रुमाइजा का खून जलकर स्याह हो गया। वो अंदर दाखिल हुआ तो रुमाइजा चूड़ियां उतार के बेदर्दी से फेंक रही थी। वो सर थाम के पास चला आया। रूमा का चेहरा गुस्से से सुर्ख पड़ चुका था। चलो, चूड़ियां बेड पे से उठाते हुए वो आराम से बोला। रुमाइजा ने खून खवार निगाहों से उसे देखा। नहीं जा रही मैं अब मेरी मेके से आई दावतों में आप हमेशा यही करते हैं। उसके पहलू से उठती वो चेंज करने के लिए जाने लगी। मेरान की निगाह उसकी चोटी में बलजदा बालों पे गई। उसने खुले बाल तक चुटिया में मुकीद कर दिए थे। मेरान ने सांस भरी, आहिस्ता से चुटिया के बाल खोलकर बाल रुमाइजा की कमर पे फैला दिए। इन 4 सालों में रुमाइजा के बाल भरकर कमर से नीचे तक आ गए थे। क्यों खोला इन्हें? बहुत लंबे हो गए हैं, मुझसे नहीं संभलते इन्हें, अब मैं छोटे करवाऊंगी। अब वो मेरान का गुस्सा दिलाने लगी थी। खबरदार, जो बालों को कैंची लगवाई। वो चूड़ियां उसके हाथ में डालकर कलाई पे सख्त गिरफ्त करके गुस्सा दबा कर बोला। रुमाइजा देखती रह गई। मेरान को लंबे बाल पसंद थे और रुमाइजा को छोटे। सारा साल इसी बात पे जंग छिड़ी रहती थी। जा, क्या हुआ जान? बहुत देर कर दी आपने। बिगड़े मूड से उसने सर झुका लिया। रोम जान, बेफिक्र रहो, तुम्हारा भाई तुम्हारे बगैर केक नहीं काटेगा। उसके बालों की लीटों को पीछे करता वो आराम से बोला। अब खुद से मिल चलना है या मैं उठा कर लेकर जाऊं? ढटाई से उसे खड़ा देखकर वो सब्र का करवा घूंट पीकर बोला। खुद ने देर की है, गुस्सा भी मुझ पे कर रहे हैं। नहीं जाऊंगी मैं कहीं। मुंह लटका कर वो उसे धकेल कर जाने लगी। फिर खुद ने ही सिक्के का बॉक्स टेबल से उठाकर उसे देखा। मेरान ने नजरों से ही उसे चलने का कहा तो वो दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। मेरान गहरी सांस खारिज करता उसके पीछे ही कमरे से निकला। जाने से पहले वो जुल्फकार के कमरे में गया था। रुमाइजा दूर खड़ी खामोशी से देखती रही। उनकी हालत में इतना सुधार आया था कि वो उठ सकते थे पर चल फिर नहीं सकते थे और एक हाथ उनका बिल्कुल काम नहीं करता था।
ये भी करिश्मा ही था, वरना डॉक्टर्स तो साफ जवाब दे चुके थे। उनका कमरा कम, वो एक हॉस्पिटल का वार्ड ज्यादा लगता था। पास ही उनकी व्हील चेयर रखी थी। रुमाइजा उनसे बहुत कम मुखातिब होती थी और मेहरान ने भी उस पर जोर नहीं डाला था। वो दोनों उनका ख्याल रखते थे। 4 साल बिस्तर से लगे बहुत थे। अब तो वो खुद भी उकता चुके थे। शायद इस तरह उनके गुनाह धुल जाते, पर यह सजा किसी जेल की 4 दीवारी से ज्यादा भयानक थी कि वो एक एक चीज के लिए किसी दूसरे के मोहताज हो गए थे। खुश रहो दोनों, सुल्तान को मेरी तरफ से प्यार करना। बेड के क्राउन से कमर टकाए हाथ उठाकर वो बोले। मेहरान मुस्कुरा के खड़ा हो गया। अपने नवासे को याद कर रहे हैं। हो सका तो वापसी में उसे ले आऊंगा। अब आप आराम करें। शम्स बता रहा था, आप दवाइयां सही तरह नहीं ले रहे। बाबा क्यों परेशान करते हैं? अगर दवाई नहीं लेंगे तो मजीद जैम पड़ जाएंगे। उन्हें लताड़ता हुआ वो बोला। अच्छा अब जाओ, बहू खड़ी इंतजार कर रही है। रुमाइजा को गुमसुम खड़ा देखकर उन्होंने कहा। रूमा फीका सा मुस्कुरा दी। मेहरान उठ के चला गया। जुल्फकार ने दोनों की पुश्त देखकर आंखें मूंद ली। वो दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते थे, जैसे एक दूसरे के लिए बने हों। उस लड़की को जैसे किसी जमाने में बहू ना बनाने के लिए इतनी साजिशें की, उस लड़की ने उन्हें दिल बड़ा करके फौरन माफ कर दिया था। वो 4 साल से अजियत के कड़े मराहिल से गुजर रहे थे। मौत भी ना आती, रूह जिस्म का साथ छोड़ती तो शायद दूसरी दुनिया में कुछ सुकून उन्हें मुयस्सर हो जाता। ना जाने मजीद कितनी सांसें और इस उम्र भर मुताजी के साथ लिखी थी। इन 4 सालों में अपने एक एक जुल्म का एहसास हुआ था। बस दिन रात वही सब सोचते रहा करते थे। मेरा बब्बर आ गया। वो दोनों बाग में आए। अब्दुल ने फोक्सी और बब्बर को खुला छोड़ दिया, जो मेहरान से आकर चिमट गए। मेहरान ने बैठकर उन्हें खूब प्यार किया। रुमाइजा तो दूर पीछे हो गई। अब्दुल भाई, ऐसे फोक्सी को मत छोड़ा करें, अभी मेरी जान निकल जाती। सरकार, आप 4 साल से यही बोल रही हैं, पर कुछ नहीं हुआ। हलीमा भी अनेक्सी से बाहर निकल आई तो अब्दुल की बात पे मुस्कुरा दी। फोक्सी खूब मेहरान की गर्दन में मुंह दे रहा था और रुमाइजा की जान हलकान हो रही थी। जा प्लीज, दूर हो जाएं। अगर उसने हमला कर दिया तो अस्तगफिरुल्लाह। फोक्सी का डर रुमाइजा के अंदर बुरी तरह बैठ चुका था। फोक्सी और बब्बर जब आए तब रुमाइजा इस कदर नहीं डरती थी। मेहरान की गैर मौजूदगी में वो एक दिन खुले फोक्सी के पास चली गई। फोक्सी शरारती सा था। अब्दुल के हिम्मत बढ़ाने पे उसने फोक्सी को खूब प्यार किया। फोक्सी मजे से उसकी गोद में आ गया था और उसके मुंह से चिमटने लगा। रुमाइजा को वहीं से उलझन हुई। उसे दूर हटाने लगी तो फोक्सी ने अचानक हमला करते हुए उसकी गर्दन पे पंजा मार दिया। बस वो दिन था और आज का दिन था। रुमाइजा की फोक्सी से और ना ही बब्बर से बनती थी। वो दोनों से देखकर पास आने की कोशिश करते, पर वो दूर भागती थी। इधर तो आओ, देखो कुछ नहीं करेगा। फोक्सी की गर्दन पे हाथ फेरकर उसने कहा। क्यों अपनी इकलौती बीवी को शेर के इतने बड़े बच्चे के हवाले करना चाहते हैं? देखिए, ये अब बच्चे नहीं रहे, प्लीज इन्हें किसी को दे दें। उसकी आंखें खौफो हरास के असर में थी। मेहरान खड़ा हो गया। उसके इशारे पे अब्दुल फोक्सी और बब्बर को ले गया। एक तो इतनी डरपोक बीवी मिली है। उठकर उसके पास आया। रूमा ने उसके तंज या तीर पे दांत पीसे। अगर मैंने अपनी बहादुरी दिखा दी तो होश ठिकाने लग जाने हैं। शेर के बच्चे कोई पालने वाली चीज हैं? मैं अब इन्हें घर से बाहर निकाल दूंगी, बता रही हूँ। वो भूमें चढ़ा कर बोली। छोटे साईं, सरकार इतना कह रही हैं तो बात मान लें। हलीमा भी इसे बीबी सरकार कहकर ही अक्सर बुलाया करती थी। अब तो रुमाइजा ने इस बंगले के तौर तरीकों को कबूल कर लिया था। ये सब बहुत मुख्तलिफ था। उसने कभी ऐसी जिंदगी तसव्वुर नहीं की थी, पर अब आदत पड़ गई थी और उसे अच्छा भी लगने लगा था। जा खानदान एक जागीरदाराना बुनियाद पे मबनी था। तौर तरीके पिछले ही चले आते थे, पर काफ़ी चीज़ें मेहरान ने ख़त्म कर दी थी जो बिला वजह और फजूल लगा करती थी। हलीमा भी, आपकी सरकार का बस चले तो बिल्लियाँ पाल के बैठ जाए। चलो, तुम्हें अब देर नहीं हो रही? हलीमा भी को देखकर फौरन उनसे चिमट गई। उसे साड़ी पे शाल ओढ़े देखकर मेहरान ने ऊपर ता नीचे मुआयना करके कहा तो वो हलीमा भी के गले लगकर उसे नाक चढ़ा के देखती गाड़ी की तरफ भाग गई। तो आप ही बता दें सीएम साहिब, मैं क्या करूं? वो तब कर कहती गाड़ी में बैठ गई। आप सिर्फ मासूम शेरों से डरती रहें और हमसे मोहब्बत करें। मेहरान दिल फरेबी से मुस्कुरा कर खुद भी गाड़ी में बैठ गया। बब्बर और फोक्सी से मोहब्बत ना कर लूं सीएम साहिब? वो चटक कर बोली।
इन्हीं से कर लें, जिंदगी में सुकून आ जाएगा, उनकी भी और मेरी भी। वो नाक की उठान उंगली की पुष्ट से हल्का सा रगड़ के बोला। रुमाइजा ने दांत पीस लिए। हाँ, वो सूबे का वजीर आला इलेक्शन के बाद भी मुंतखब रहा था। वजीर आजम का ख्वाब अब तक उसकी आंखों में बाकी था। इतना उसे भी अंदाजा, इतनी आसानी से इतनी बड़ी जिम्मेदारी उसे नहीं मिल सकती। एक उम्र काटनी पड़ती है, तब जाके इंसान को ये इख्तिदार मिलता है। वो अपनी सीट से मुतमिन था और अपने खित्ते में हर किस्म की उसने सहूलियात फराहम की थी। अजीज की शादी हो चुकी थी, वो तकरीबन अब बिजनेस संभालता था। शम्स का बेटा सेहतयाब हो गया था। उसने जुल्फकार के बाद खुद जो मेरान के आगे खिदमत में पेश कर दिया था। अजीज, शम्स और अब्दुल मेरान के करीबी बंदे थे और जमात के सेंटर वगैरह के लोग भी उसके काफी करीब हो गए थे। माही, सब कुछ सही चल रहा था। माही, सब कुछ सही चल रहा है ना? गेस्ट्स को किसी चीज की जरूरत तो नहीं? अनोश भीगी जीन्स पे पिंक कलर का टॉप पहने, आधे बालों का जूड़ा बनाए और बाकी कर्ल्स करके खुले छोड़े घूम रही थी। जी बिल्कुल, आप अनोश गुलजार द पार्टीज ऑर्गेनाइजर से मिल रहे हैं, जिन्होंने यूनिवर्सिटी के बाद अपने बाबा के साथ बिजनेस संभाल लिया था। यस मैम, एवरीथिंग इज फाइन। सबको डेकोरेशन बहुत पसंद आ रही है और सफीर सर आपको ढूंढ रहे थे। हाँ, इनको थैंक्स कहना होगा, आखिर उनकी सालगिरह पर मैंने 4 चांद जो लगा दिए। एक काम करो, इस डीजे को बोलो थोड़े अच्छे गाने लगाए। किसी का ब्रेकअप नहीं हुआ जो अरिजीत के गाने बजा रहा है। माही का कंधा थपका कर कहती वो झूमती हुई आगे भाग गई। किसी गार्डन में बड़े पैमाने पे सफीर ने तकरीब मुनक्कद की थी और उसे होस्ट अनोश कर रही थी। उसने गुलजार द डिजाइनर्स को हायर किया था। सब ही जानते थे अनोश से बेहतर पार्टी ऑर्गेनाइजर और कोई नहीं। वो लोगों के इवेंट्स को यादगार बना दिया करती थी। पहले वो लोगों की पसंद और नापसंद जानती थी, इसी हिसाब से चीजें डिजाइन करती। मेरे भाई, इतनी देर तुमने आने में लगा दी, सब खैरियत तो है? रुमाइजा सफीर और मुराद से मिलकर आयशे के पास जा चुकी थी। उसके जाने के बाद मुराद ने पूछा, सब खैरियत है? जन्मदिन मुबारक हो तुम्हें, खूब चमक धमक रहे हो आज। सफीर को सूट बूट में देखकर मेरान ने हंसते हुए कहा। उसकी आंखों के गिर्द गुड्डे जमा हो गए। ये सब अनोश ने कहा था, वरना मैं कहाँ ऐसी ड्रेसिंग करता हूँ। वो कोट दुरुस्त करते बोला। ये लड़की अपने काम को लेकर बिल्कुल पागल है। अनोश की तलाश में मेरान ने नजर दौड़ाई। साली साहिबा अब ऐसे ही नजर नहीं आती, उन्हें बहुत काम होते हैं। वैसे मुझे उसके लिए बहुत खुशी है कि वो इतनी कामयाब हो गई, मुराद तमानियत से बोला। मेरान ने मुतफिक होकर सर को जुम्बश दी। सफीर सब समझ रहा था। खैर, मुझे आयशे पे रश्क है जो सुल्तान को संभालती है। आखिर कहाँ है मेरा भतीजा? मेरान ने मौजू तब्दील किया। आयशे के पास ही है। और सफीर, तुम कब शादी कर रहे हो? मुराद के सवाल पे सफीर ने गहरी मुस्कुराहट के साथ शाने उचका दिए। मियाँ, उम्र निकल जाएगी, शादी कर लो। 4 साल बहुत हो गए हैं। मेरान ने बेड़े को इशारे से बुला के सॉफ्ट ड्रिंक का ग्लास ट्रे से उठाया था। सफीर मुस्कुराने लगा। अभी तक दिल में किसी को देखकर ऐसी घंटियां बजी नहीं जो मैं शादी की शहनाई बजा लूं। मेरान ने एक गिलास सफीर की तरफ बढ़ाया। उसे थाम कर वो आंखों में शरारत लिए बोला, जिसपे वो दोनों हंसे थे जैसे वो कुछ जानते ही नहीं हों। सफीर, मुराद और मेरान, इन तीनों की आपस में काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो तीनों एक दूसरे से खुलकर हर बात का इजहार कर लिया करते थे और एक दूसरे पे भरोसा भी करते थे। सफीर इन दोनों को वहीं छोड़कर मजीद मेहमानों से मिलने चला गया। वो चारों सुल्तान के साथ खड़े थे और सुल्तान की किसी भी बात पे रुमाइजा रूठ के दूर चली गई थी। वो मुझे दांत रही थी, मेरान के घूरने पे सुल्तान ने फट कहा। और मार लगाऊंगा, मेरान संजीदगी से बोला। अब सख्ती का क्या फायदा? आपके बेजा प्यार ने इसको बहुत बिगाड़ दिया है। सारे उल्टे सीधे काम पे करने लग गया है। वो मुझे दांत रही थी, मेरान के घूरने पे सुल्तान ने फट कहा। और मैं मार लगाऊंगा, मेरान संजीदगी से बोला। अब सख्ती का क्या फायदा? आपके बेजा प्यार ने इसको बहुत बिगाड़ दिया है। सारे उल्टे सीधे काम ये करने लगा है। पूछे अब तो मिट्टी भी खाना शुरू हो गया है। उस दिन सरफ देखा तो सूंघ कर चाट लिया। टूथपेस्ट ये निगल जाए, इंसान है के? आयशे मुराद के पास आकर गुस्से से बोली। मुराद ने उसे कमर से थाम लिया। सुल्तान की निगाहें अपने कारनामे सुनकर झुकती चली गई। ये सारी शरारतें एक तरफ थी। वो जानता था मेरान उसे उन पे सिर्फ समझाएगा, पर बदतमीजी पे सख्त कदम उठा सकता था। बड़ी रूम
रो रही होंगी, मैं शौरी बोल दूंगा, बच्चा हूँ, जुबान शायद निकल गया। उसने मासूमियत से लब सुकेर के कहा। मेरान के संजीदा तासुरात सुल्तान को डरा रहे थे। वो शुरू से मेरान को देखकर रुमाइजा को रोम ही कहा करता था और रुमाइजा उसे रोक भी नहीं पाती थी। सुल्तान डमीर के लिए रुमाइजा और मेरान ने कोई हद मुकर्रर ही नहीं की थी, वरना एक दो बार आयशे और अनोश ने उसे रोम कहा तो रुमाइजा ने टोक दिया कि इस नाम से सिर्फ उसे मेरान पुकार सकता है। मुराद ने खुफा से झटका। मेरान सुल्तान को गोद में लिए मसनूई तालाब के नजदीक ले गया, जहां वो हाथ बांधे खड़ी उसी की मुंतजिर थी। मुराद और आयशे दूर से इन तीनों को देखते रहे। कभी कभी तो मुझे लगता है सुल्तान हमारा नहीं, इनका बेटा है, आयशे ने मुराद के कंधे पे सर टका कर कहा तो वो हंसने लगा। इन्हीं की औलाद है वो, हम तो गलती से इसके असली माँ बाप हैं। अल्लाह रुमाइजा और मेरान भाई की झोली भी औलाद की खुशी से भर दे। मुराद के साथ आयशे सोफे पे बैठकर इन तीनों को दूर जाता देखकर धीरे से दुआ देते बोली, आमीन। मुराद उसके बराबर में ही टिक गया। पता है, कल सुल्तान मुझे कह रहा था एक छोटी बहन चाहिए, मुराद ने शरारत से कहा। आयशे ने गर्दन झुका ली। मेरे बेटे का नाम लेकर अपनी ख्वाहिश ना बताएं। मुराद उसकी बात पे हंस दिया। टेबल पे गुलाब का फूल पड़ा देखा तो मुराद ने उठा के आयशे के बालों में सेट कर दिया। वो झींप कर मुस्कुराते हुए उसके पास से उठ खड़ी हुई। यार आयशे, जाओ तो मत, 4 साल हो गए पर तुम्हारा शर्माना वहीं का वहीं है। मुराद ने उसे रोका। मुझे मोम बुला रही हैं, आप बैठकर इंतजार करें। उसके हाथ से अपना हाथ आजाद करके आंखें पटा पटा कर कहती। वो सेकंड्स में गायब हुई थी। मेरान की क्लोन की महक पहचान कर वो नाराजी से पलटी। सुल्तान को नजरअंदाज करके मेरान को देखा था। बड़ी, इन्हें बोले ना, मुझसे बात तले। रोम। मेरान की गोद में चढ़े सुल्तान ने रुमाइजा के दोनों गालों पे हाथ रख लिए। वो टुकर टुकर खशमगी निगाहों से उसे देखती रही। शौरी रोम, अब किसी शैब भी मैं भी बदतमीजी नहीं करूंगा। आंसू से लबालब नादुम निगाहें उसने रुमाइजा की आंखों में डाली। रुमाइजा का दिल मोम होने लगा। मम्मी को तंग करोगे? बिल्कुल नहीं। मट्टी खाओगे? नहीं। फौरन नफी में सर हिलाया। तो फिर आ जाओ मेरे पास। मेरान की गोद से लेकर अपनी गोद में लिया और चटाचट उसके भरे भरे गाल चूमे। मेरान हंसते हुए देख रहा था और रुमाइजा के कंधे पे हाथ रख के उसके नजदीक आ गया। बड़ी कह रहे थे कि अगर आपको नाराज करूंगा तो मुझे मार पड़ेगी। अब वो मेरान की इससे शिकायत करते हुए बोला। रुमाइजा ने उसके हाथ थाम लिए। बड़ी तो आपसे बहुत प्यार करते हैं, पर आप इस प्यार का गलत फायदा उठाने लगे हो। वो उसके बालों में उंगलियां फेर के उन्हें दुरुस्त करने लगी। आपको पता है, आप अनार जैसी लग रही हैं, रेड रेड। सुल्तान ने उसकी गहरी लिपस्टिक पे हाथ मारा। मेरान हंसने लगा। रोम रोजाना नया फ्रूट बनकर निकलती है। मेरान ने लुकमा दिया। रियली? सुल्तान की आंखें फैल गई। कल आप एप्पल जैसी बनना, ठीक है? वो खिलखिलाते हुए बोला। हाँ भाई ठीक है, रुमाइजा ने उसी के अंदाज में नकल उतार कर जवाब दिया। आज मैं आपके पास रखूंगा, ठीक है बदी? हाँ, मूवी भी देखेंगे। चह कर उसने रुमाइजा की गर्दन पे सर रखा। वो लड़खड़ा के उसे संभालती हंसने लगी। आराम से बच्चे, कहीं रूम को गिरा मत देना। मेरान ने सुल्तान की पीठ थपकी। सुल्तान ने सर उठा के रुमाइजा के बाल खींचे। उसने मुंह खोल के उसे घूरा। फिर शुरू शरारतें। आओ सफीर अंकल के पास चलते हैं, केक कट करेंगे। उसे नीचे उतार के नीचे रखा। सुल्तान ने रुमाइजा की उंगली थाम ली और लड़क लड़क के कूदता हुआ मेरान और रुमाइजा के दरमियान चलने लगा। सरमनी से फारिग होकर आयशे और रुमाइजा अनोश के पास आई और उसे पीछे से दोनों ने जा लिया। हाय अल्लाह, चुड़ैलें चिमट गई। आसमान देखकर वो हंसते हुए इन दोनों को खुद में बींच कर बोली, आइंदा हम तुमसे फैमिली की कोई पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं करवाएंगे। तुम ईद का चांद बन जाती हो, मजाल है जो शक्ल भी आकर दिखा दो। रुमाइजा ने उसकी पीठ पे मुक्का झड़ते कहा तो वो कराह कर उसकी तरफ पलटी। माशाल्लाह, तुम दोनों तो पूरी बिजलियां गिरा रही हो। एक सारी और दूसरी को फुल घेरदार फ्रॉक में देखकर अनोश ने रश्क भरे अंदाज से कहा, तुम दोनों को ऐसे लश्कारे मारकर तैयार होता देखकर मेरा भी दिल करने लगता है शादी कर लूं। कम अज कम मेरा मियाँ मेरी तारीफ तो कर देगा। दोस्तें तो झूठे मुंह तारीफ भी नहीं करती। बबल गम का चलता फिरता रैपर लग रही हो तुम, आयशा ने उसका जायजा लेते कहा। अनोश ने नाक से मक्खी उड़ाई। चलो, आज कह तो रही हूँ शादी करने का दिल करता है। बताओ फिर मैं तुम्हारे कोई
चलो आज कह तो रही हो शादी करने का दिल करता है, बताओ फिर मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढूं? रोमा ने आंख दबा कर पूछा। मैं तो चाहती हूँ कोई सालार सिकंदर ही मुझे ढूंढते हुए आए। अनोश शट अप प्लीज, पक गई हूँ मैं सालार सिकंदर का नाम सुन सुनकर। आयशा तुम मेरे क्रिश को ऐसे नहीं बोल सकती, वो मसनूई गुस्सा करते बोली। तुम दोनों के पास मेरी शादी के अलावा कोई टॉपिक नहीं, हर एक ने मेरा कसम से सर खा लिया है। यार मैं ऐसे खुश हूँ, जब शादी होनी होगी हो जाएगी। मैं चाहती हूँ कोई आए जो डंके की चोट पे मेरे अम्मा अब्बा से रिश्ता मांगे और मुझसे मोहब्बत करे, वो साफ बोली। इन दोनों ने सर थाम के उसे देखा और आंखें झपक ली। अल्लाह करे कोई अब आ जाए तुम्हारे इश्क में गिरफ्तार तड़पता हुआ और तुम्हारे कदमों में बैठ जाए, तभी हम तुम्हारी शादी का लड्डू खा सकेंगे। अनोश ने शादी का मामला अल्लाह पे छोड़ दिया था। वैसे शख्स का साथी चाहती थी जो उसे मोहब्बत करे, उसे सपोर्ट करे। मेहरान भाई जैसा कोई मिल जाए, लाइफ सेट हो जानी है, जैसे वो तुम्हें सपोर्ट करते हैं और तुम्हारे साथ पाए जाते हैं। रुमाइजा को छेड़ कर वो बोली। मेहरान नायाब है, रुमाइजा ने फट कहा। ओहो देखो तो सही आयशे, बीबी सरकार कैसे अपने साईं की मोहब्बत में बोल पड़ी। लब दबाए अनोश ने शरारती निगाहों से उसे देखा जो मुस्कुरा रही थी। पहले उसने मुझे यरगमाल किया था, अब मेरे दिल को भी कर चुका है। वो हंसते हुए बोली। बस चुप, वरना मुझे शदीद सिग्नल्स वाली फीलिंग्स आ जाएंगी। चलो यार एक तस्वीर तो लो। रुमाइजा ने मोबाइल का फ्रंट कैमरा ऑन किया और हाथ ऊंचा करके इन तीनों के साथ सेल्फी करने लगी। वो दोनों उसके दाएं बाएं आकर चेहरा जोड़ के मुस्कुराकर मोबाइल में देखने लगी और यूं एक दोस्ती की एक मजीद निशानी अपने पास मोबाइल में सेव कर ली। आयशे के साथ इन दोनों की दोस्ती को 6 साल हो चुके थे और वो मजीद एक दूसरे के करीब आ गई थी। आयशे एक हाउसवाइफ थी और उसे हाउसवाइफ रहना खुशी खुशी कबूल था। अनोश तो बिजनेस वुमेन हो चुकी और रुमाइजा उसने मेहरान की बेजा सपोर्ट पर सोशल वर्किंग शुरू कर दी थी। साथ ही उसका पेंटिंग का मशगला जारी रहता। स्टडीज के दौरान उसने खताती भी सीखी और पेंटिंग में मजीद महारत हासिल कर ली। उसकी पेंटिंग अब महंगी कीमत पर सेल होती थी। रंग बखेरने की वो मलका कहलाती थी। वो मेहरान के साथ अक्सर मंजरे आम पर हुआ करती थी, पर हमेशा चेहरा मास्क के पीछे छुपा के रखती थी। उसे स्क्रीन पे आना कुछ खास पसंद नहीं था। उसकी जात में बहुत बदलाव आ चुके थे। एक बाशाऊर सलीकामंद औरत की तरह उसने अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली थी और खुद को उनमें ढाल लिया था। वो बंगले को भी देखती और गुलनार हॉस्पिटल जो मेहरान ने गुल के नाम पे तामीर करवाया था की हेड थी। मेहमानों के जाने के बाद गार्डन खाली हो गया। गजनफर फैमिली भी जा चुकी थी। सफीर सबको सी ऑफ करके आया था। अनोश कुर्सी पे बैठे चिकन स्टिक खा रही थी। खाने पे कभी जो इसने कॉम्प्रोमाइज किया हो। सफीर उसे ढूंढता हुआ उसके पास पहुंचा और एक कुर्सी खींच के उसके मुकाबिल आन बैठ गया। अनोश ने चौंक के सर उठाया। आखिरकार अनोश साहिबा से मुलाकात हो गई थी। आपने खाना खा लिया और अरेंजमेंट्स कैसी लगी? अनोश ने उसकी मौजूदगी में प्लेट एक तरफ टेबल पर रख के निगाहें सफीर पे डाल के पूछा। सफीर ने पलक झपक के जवाब दिया। शर्माओ मत, खाती रहो। कॉलर लूज करते वो बोला। अजीब किस्म की खामोशी इन दोनों के दरमियान हायल थी। अनोश ने आंखों के डेले घुमाए। लग रहा है थक गई हो। उसके चेहरे पे बजे 12 देखकर सफीर मुबहम सा हंस कर बोला। वो मुस्कुरा दी। थोड़ा थोड़ा इस थकन में मजा मौजूद है। रात को जब थक के लेटो तो एहसास होता है कि हाँ भाई मेहनत की है, फिर सारी थकन उड़न छू हो जाती है। पास रखे स्टैंड फैन की हवा उसे उसके बाल उड़ा के बार बार चेहरे पे आ रहे थे। सफीर लब दबाए देखे गया। मुस्कुरा के अपनी हथेली रख ली। तुमने शादी क्यों नहीं की? बिना तमहीद के वो मुद्दे पे आया। अनोश ठिठक के सीधी हुई। कोई खास वजह नहीं, आपने भी तो नहीं की, आम से अंदाज में कहा। हाँ मैं तो किसी के इंतजार में हूँ। किसके इंतजार में? अनोश को तजस्सुस हुआ। इंतजार कुछ नहीं होता। अगर कोई पसंद है तो दिल की बात उससे कर डालें, कभी पता चले उसे कोई और उड़ा ले जाए। अनोश उसकी आंखों में देखकर मशवरा देती बोली। सफेद की मुस्कुराहट गहरी हो गई। और अगर उसने मेरी पेशकश कबूल नहीं की तो? क्यों नहीं करेगी? हमारे मुंडे में कोई कीड़े लगे हैं क्या? अच्छे खासे खुश शक्ल डिसेंट से इंसान हैं आप। मैं बात करूं उससे क्या? वो फौरन बेताबी से बोली। तुम तो मेरी दोस्त हो, भला तुम्हें मेरी बुराइयां कैसे नजर आनी हैं? वो दोनों कोहनियां घुटनों पे जमा कर बैठ गया। निगाहें अनोश पे मरकूज थी। जी नहीं,
खैर एक दोस्त होने की हैसियत से यही मशवरा दूंगी, इन मामलात में देर नहीं करते। जाएं कह दें उस लड़की से 1 मिनट पहले, ये तो बताएं वो है कौन। अपनी लाशऊरी का उसे ख्याल आया, आखिर नाम तो पूछ लेती जिसके लिए वो बहस कर रही थी। सफीर ने कुछ वक्त लिया, लबों पे जुबान फेरी। अनोश गुलजार। इधर उधर देखते हुए सरसरी से अंदाज में बोला। अनोश की आंखें फैल गई, लब काटे वो सीधे हुई, चेहरे की सारी शोखी गायब हो गई थी। सफीर ने सांस भरी और पॉकेट से एक खूबसूरत सी अंगूठी निकाली। अंगूठी सफीर के हाथ में थी। अनोश यकटक साकर नजरों से देखे गई। क्या मतलब? दिल की बेहंगम शोर मचाती धड़कनों को खामोश करा के उसने पूछा, इतनी अक्लमंद तो तुम हो, समझती हो मैं क्या कह रहा हूँ? पर अनोश ने एहतजाज के लिए लब खोले। ये चैप्टर तो वो कई साल पहले बंद कर चुकी थी। अब सफीर क्यों खोल रहा था? सफीर को कभी मालूम नहीं हुआ था अनोश उसके लिए क्या फीलिंग्स रखती थी। क्या पर बताओ, मुझ में कोई बुराई है? सफीर ने उसे लाजवाब कर दिया। एक हाथ अनोश के सामने फैलाया और दूसरे में अंगूठी मौजूद थी। वो उसके जवाब का मुंतजिर था। अनोश गहरी सोच में चली गई। ये बात आप मेरे मॉम डैड से करें, वो साफ साफ बोली। कर चुका हूँ, इजाजत है उनकी तरफ से। नाहिद आंटी तो चाहती हैं जल्द अज जल्द शादी हो। वो तो कह रही थी ये लड़की बूढ़ी होकर ही शादी करेगी। माहौल की संजीदगी को खत्म करते उसने शरारती निगाहों से कहा, कोई नहीं, अभी मैं बिल्कुल जवान हूँ। सफीर के हाथ में अंगूठी को देख कर कहा। सफीर उसे देखे गया। अनोश ने भीगी जीन्स पे पिंक कलर का टॉप पहना था, आधे बालों का जोड़ा बनाए और बाकी कर्ल्स करके खुले छोड़ रखे थे। मैं सोच के जवाब दूंगी। उसकी लो देती नजरों से घबरा कर वो खड़ी हो गई। सफीर चौंकते हुए उसके साथ ही खड़ा हुआ। ठीक है, ये अंगूठी रख लो, जिस दिन उसे पहन लोगी मुझे जवाब मिल जाएगा, वो इत्मीनान से बोला। और कयामत तक मैंने ये नहीं पहनी तो? आंखों में आंखें डालकर चैलेंजिंग अंदाज में कहा। तो वो हंस दिया। मैं इंतजार करूंगा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। एक कदम बढ़ा के वो करीब आया। अनोश की हथेली पे अंगूठी रख दी। वो सन्नाटे में खड़ी थी। दिल तेज तेज धड़कने लगा। आप मुझे परेशान कर रहे हैं। उसके करीब आने पे अनोश ने नीचे देख कर कहा, मैं मुंतजिर हूँ। सफीर ने उसकी ठोड़ी उठाई। अनोश का मुंह खिल गया। लंबा इंतजार करवाऊंगी मैं? 2.5 साल से कर रहा था, अब भी कर लूंगा। वो फासले पे हो गया। अनोश ने अंगूठी मुट्ठी में भींच ली और मुस्कुराहट रोकती एक निगाह उस पे डालकर आगे बढ़ी। बस अब इंतजार करें, सोच समझ कर मैं जवाब दूंगी। वक्त से पहले उम्मीद मत बांधिएगा। सफीर अहमद। जाने से पहले वो पलट कर बोली। सफीर ने दिल के मुकाम पे हाथ रख के सर खम किया। ये वो 4 साल पहले वाली नॉन सीरियस अनोश गुलजार नहीं थी जो इश्क और मोहब्बत पे यकीन करके खुद को उनके नाम कर देना चाहती थी। हाँ, हंसी मजाक अब भी उसकी तबीयत का हिस्सा था, कहानियां भी वो पढ़ती थी, पर पहले की तरह इन अफसानवी बातों से यकीन उठ गया था। उसे एहसास हो गया था जिंदगी में सिर्फ मोहब्बत ही सब कुछ नहीं, इंसान को अपने लिए भी कुछ करना चाहिए। सफीर ने उसे अपनी टीम के पास जाते देखा। कुछ ही लम्हों में वो नजरों से ओझल हो गई थी। एक निगाह उसने फिर अपनी उंगली के पोरों को देखा, फिर मुस्कुराता हुआ सर पे हाथ फेर के निकल गया। नहीं निगाह में मंजिल तो जुस्तजू ही सही, नहीं वसाल मुयस्सर तो आरज़ू ही सही। रुमाइजा की तबीयत कुछ दिनों से बोझल सी हो रही थी। आज मेरान उसे चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले गया था। लेडी डॉक्टर ने रुमाइजा का चेकअप किया। वो बेचैनी से उनके जवाब का मुंतजिर था। डॉक्टर ने पहले तो तमहीद बांधी, फिर मेरान की बेचैनी पे हंसते हुए उसे देखा। मुबारक हो मेरान साहिब, आप बाबा बनने वाले हैं, डॉक्टर ने गहरी मुस्कुराहट से बताया। तो वो ठंडा पड़ गया। बेयकीनी से रुमाइजा को देखा जो दुपट्टा ठीक करती बेड से उतर रही थी। वो हंसने लगी। मेरान के चेहरे पे जबरदस्त किस्म की मुस्कुराहट जमा हो गई। उसका निखरा हुआ रूप देखा। थैंक यू डॉक्टर। वो खड़ा हुआ और रुमाइजा को खुद से लगा लिया। कान तरस गए थे इन दोनों के इस खुशखबरी के लिए। 4 साल कम तो नहीं थे। वो मुस्कुरा के उसके कंधे पे सर टका गई। मेरान ने बगैर डॉक्टर का एहसास किए उसका माथा चूमा और इन दोनों की निगाहें ठाठे मारते मोहब्बत के तूफान से टकराई और आने वाली जिंदगी के बारे में सोचकर मुस्कुराते चले गए।